ये लड़का समझदार है, सेंसिटिव है, बेवकूफ नहीं। निंगयुन जैसी सीधी सादी लड़की के साथ बैलेंस बनेगा। खाओ, ठंडा हो गया तो स्वाद नहीं आएगा। शू मियोयुन ने कहा। अच्छा है। मैंने तारीफ की और खाने लगा। और खाओ, बहुत है, शू मियोयुन ने कहा। माँ, बेटी और मैं, माहौल अच्छा था। जो निंगयुन खुश थी। माँ, आपके हाथ का बना हमेशा अच्छा लगता है। तभी एक और आवाज आई। मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गया। अरे माँ, आप भी यहाँ हैं। जू गाओशू ऊपर आया, थोड़ा रुका, फिर बैठ गया। शू मियोयुन ने कहा, युआन शाओ फेस्टिवल है, साथ बैठो। जू गाओशू बैठ गया। मेरे लिए तो तांगयुआन रोज की बात है। उसने बिना सेरेमनी के बोल उठाया और खाने लगा। लेकिन उसने जो बोल उठाया वो मेरे बॉक्स से था, उसे पता नहीं था। जू गाओशू को तांगयुआन बहुत पसंद नहीं था, पर पहला बाइट लेते ही वो उछल पड़ा। इतना अच्छा तांगयुआन उसने पहले कभी नहीं खाया था। मेरा तांगयुआन फ्यूचर से था। सैकड़ों साल की इम्प्रूवमेंट के बाद बना ग्लूटेनस चावल पाउडर सॉफ्ट था। फिलिंग में गेलिन ऑस्मांथस था, रेड बीन पेस्ट था, व्हाइट शुगर था। ये तो कमाल का है। मैंने ऐसा तांगयुआन कभी नहीं खाया। बड़े भाई को भी मिलता तो और मोटे हो जाते। जू गाओशू विश्वास नहीं हुआ। फिर बैठकर पूरा बोल खत्म किया। बाकी सब उसे देखते रहे। फिर उसने मेज पर दूसरा बॉक्स देखा। ये वाला बॉक्स भी है। जू गाओशू ने सोचा, शायद ये और भी अच्छा हो। उसने एक और बोल भरा। ये शू मियोयुन का बनाया था। एक बाइट में समझ आ गया, ये तो पहले वाले से बिल्कुल अलग है, मिलता ही नहीं। जू गाओशू ने मुंह बनाया और सिर हिलाया। ये बात सुनते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। शू मियोयुन का चेहरा बदल गया। तुम लोग बस देखते रहोगे? खाओ, ये खाओ। जू गाओशू ने अपना बोल हटाकर मेरे बॉक्स वाला बोल आगे रख लिया। हाँ, यही वाला अच्छा है। जू गाओशू खुशी से खाता रहा। शू मियोयुन, जो निंगयुन और मैं तीनों को कुछ नहीं सूझ रहा था। खाते वक्त बात नहीं करते, ये कहावत इस मोमेंट के लिए ही बनी थी। जू निंगयुन और मैं चुपचाप नीचे देखकर तांगयुआन खाने लगे। शू मियोयुन खामोशी से अपने लाडले बेटे को देखती रही। गाओशू, माँ का बोल सर्व कर। शू मियोयुन ने सुना था कि ली शाओ थोड़ा बहुत कुकिंग जानता है, लेकिन तांगयुआन की रेसिपी तो फिक्स्ड होती है। इतनी डिफरेंस कैसे? और गाओशू का रिएक्शन बहुत अजीब था। चलो खुद ही देखती हूँ। ठीक है माँ। जू गाओशू ने बिना सोचे एक बोल भरकर शू मियोयुन को दे दिया, लेकिन उसने मेरे बॉक्स से लिया। शू मियोयुन ने एक घूंट लिया। आंखें चमक गई। बहुत अंतर था। मेरे तांगयुआन बेहद सॉफ्ट थे, मुंह में घुल गए। आखिर में एक गहरी मिठास थी। शू मियोयुन को मीठा बहुत पसंद था। अक्सर मिठाइयाँ चखती थी, लेकिन इतना मीठा तांगयुआन उनकी सोच से परे था। यह मिठास कहाँ से आई? उन्होंने मुझे एक नजर देखा और मन में सोचा, यह लड़का सच में अजीब है। माँ, आपका हाथ और बेहतर हो गया है, आगे से और बनाकर खिलाना। जू गाओशू को लगा यह ह्यान वांग की पत्नी का बनाया है। शू मियोयुन ने हंसते हुए कहा, यह माँ ने नहीं बनाया, ली शाओ ने बनाया है। जू गाओशू ने हैरानी से दूसरे बॉक्स की तरफ देखा। तो ये वाला, ये माँ ने बनाया है? शू मियोयुन ने मजे से देखा। जू गाओशू की आंखें फटी रह गईं। मैंने माँ के सामने उनकी ही तारीफ नहीं की। उसने जल्दी से संभाला। दरअसल ये थोड़ा ज्यादा मीठा है, थोड़ा हैवी है। ध्यान से सोचें तो माँ का बनाया ज्यादा टेस्टी है। ये कहकर उसने चुपके से वो बोल वापस रख लिया और माला उठाकर खाने लगा। शू मियोयुन ने हंसते हंसते कहा, बस करो नाटक। ली शाओ का बनाया सच में अच्छा है। फिर मेरी तरफ देखकर पूछा, ली शाओ, ये कुकिंग कहाँ से सीखी? इस बार शू मियोयुन सच में मान गई थी। वांग फे, तारीफ के लिए शुक्रिया, मैंने झट से कहा। ये मैंने खुद सोचकर बनाया। शू मियोयुन ने पूछा, ये इतनी गहरी मिठास कहाँ से आई? मैं एक पल रुका। अरे, यह तो मुश्किल सवाल है। मिठास व्हाइट शुगर से है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। मिंग डायनेस्टी में ये बनाना नामुमकिन है। जू गाओशू जोर से हंसा। जीजू सच में जादूगर है। शुगर तो छोड़ो, वो तो... उससे अचानक याद आया, नमक वाली बात सीक्रेट है। रुक गया और बोला, जीजू के बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, बहुत चीज़ों में हाथ आजमाते हैं। जू गाओशू ने बिना सोचे बोल दिया था। जीजू भी कह दिया। शू मियोयुन की भौं उठी। पास खड़ी जू निंगयुन शर्म से पानी पानी हो गई। शू मियोयुन ने ध्यान नहीं दिया। मेरी तरफ देखकर बोली, ली शाओ, तुम हर बार कुछ नया लाते हो। सच में एक अलग ही टैलेंट है। मुझे बहुत शर्म आती है। मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल था, बस यूं ही सोचते सोचते बन गया। क्या ये व्हाइट शुगर बड़े स्केल पर बना सकते हैं? शू मियोयुन ने उत्साह से पूछा। अगर हो सके तो बड़ा बिजनेस बन सकता है। सिस्टम ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिया था। मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता था। हाथ जोड़कर बोला, माफ करना, अभी थोड़ी थोड़ी मात्रा में बना सकता हूँ, बड़े स्केल पर नहीं। कोई प्रोग्रेस हुई तो वांग फे को पहले बताऊंगा। बहुत अच्छा। शू मियोयुन ने खुशी से सिलाया। आज तो बस खुशियाँ मिली। उस बुजुर्ग की बात सच निकली। ली शाओ सच में यान वांग के लिए खुशनसीबी लेकर आया है। खांसी खांसी। शू मियोयुन को अचानक खांसी आई। ज्यादा खुशी में शायद गला खिंच गया। खांसी रुक नहीं रही थी। माँ। जू निंगयुन दौड़ी और धीरे से पीठ थपथपाई।
काफी देर बाद खांसी रुकी। शू मियाओयुन ने मेरी तरफ देखकर कहा, पुरानी बीमारी है, हंसना मत। सासू माँ की मदद करने का मौका था। मैंने चिंता से पूछा, वांग फे, ये खांसी कब से है, थोड़ा डिटेल में बताएंगी? ये सुनकर जू गाओशू की आंखें फटी रह गईं। क्या जीजू डॉक्टर भी हैं? ये तो ज्यादा हो गया। जू निंगयुन भी चिंतित थी। उसने माँ की पीठ सहलाते हुए जवाब दिया, शाह साहब, माँ जब से जिनलिंग से बेपिंग आई है तब से ये प्रॉब्लम है। ठंड में खांसी बहुत बढ़ जाती है। कई डॉक्टर्स को दिखाया, कोई फर्क नहीं। मेरे दिमाग में हिस्ट्री आई, शू फ्रॉड की मौत बीमारी से हुई थी। अब देखकर लग रहा है नए शहर का ठंडा मौसम, फेफड़ों में ठंड घुसी, न्यूमोनिया जैसा कुछ होगा। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास अमोक्सिसिलिन है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। न्यूमोनिया नहीं भी है तो नुकसान नहीं होगा। वांग फे, शायद कुछ इन्फ्लेमेशन है। मैंने कहते हुए पॉकेट से एक दवाई निकाली। ये इन्फ्लेमेशन की दवा है, शायद बेटर फील हो। ये सुनकर सब हैरान हो गए। ये ली शाओ को मेडिसिन जाती है? मैंने पॉकेट में काफ़ी ढूंढा। दरअसल अमोक्सिसिलिन की पैकेजिंग एक्सप्लेन करना मुश्किल था, इसलिए मैंने उसे एक छोटी पोर्सलिन बॉटल में डाल दिया था। शू मियाओयुन ने बॉटल लेकर पूछा, ली शाओ, तुम्हें मेडिसिन भी आती है? मैंने कहा, थोड़ी बहुत। फिर बताया, दिन में 2 बार, सुबह और रात, एक एक गोली पानी के साथ 5 दिन तक। शू गाओशू हैरान था। जीजू, और क्या आता है, सब बता दो। मैंने ऑकवर्ड स्माइल दी। बस यही है। जू गाओशू बोला, भाई कम पढ़ा लिखा है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। सच में बस यही है। ठीक है। जू गाओशू ने सिर हिलाया, फिर बोला, टैंगवान खा लिए, चलो जीजू, नमक फैक्ट्री घुमाते हैं, खाना थोड़ा हजम होगा, फिर प्रैक्टिस भी करेंगे। मुझे वैसे बाहर निकलने का बहाना चाहिए था। ठीक है। वांग फे और निंगयुन की तरफ देखा। शू मियाओयुन ने कहा, जाओ जाओ, खाने के बाद थोड़ा चलना अच्छा होता है, जल्दी मत करना। जी माँ। जू गाओशू उठा और मुझे खींच ले गया। मैंने झुककर कहा, वांग फे, ली शाओ चलता है। शू मियाओयुन ने हाथ हिलाया। हम योंगयान हॉल से निकल गए। बाहर आकर सांस लिया। जीजू, आप दिन ब दिन और मिस्टीरियस होते जा रहे हो। जू गाओशू चलते चलते बोला, बड़े भाई को पता मत चलने देना तुम्हारी कुकिंग का, नहीं तो रोज आकर खाएंगे। बड़े भाई को खाने का बहुत शौक है क्या? बताओ तो। वो तो पूछो ही मत। निंगयुन को बचपन में क्या पसंद था, वो बताओ। अरे निंगयुन की बात करनी है तो सुनो। दोनों नमक फैक्ट्री की तरफ चलते चलते बातें करने लगे। मुझे यान वांग और जो निंगयुन के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा था। योंगन हॉल में दोनों के जाने के बाद शू मियाओयुन ने वो बॉटल देखी, अंदर की गोलियां निकाली, ओवल शेप की सफेद नीली। ये दवाई का शेप तो बहुत अजीब है। फिर से कुछ ऐसा देखा जो पहले नहीं देखा था। माँ, ली शाओ साहब की हर चीज नई होती है। जू निंगयुन उठी और कल की फेरेरो चॉकलेट निकाली, एक खोलकर मुस्कुराई। माँ, यह क्या है, बताइए तो। शू मियाओयुन ने उस काले गोले को देखकर भौं से कोड़ी। ये दवाई लग रही है, लेकिन दवाई इतनी बड़ी, निगलना मुश्किल होगा। जू निंगयुन खिलखिलाई। माँ, गलत। ये स्वीट है, खाने की चीज है, खाइए। शू मियाओयुन थोड़ा हैरान हुई, फिर एक बाइट लिया। मुंह में कॉफी बीन्स की खुशबू फैली, मुलायम मीठा, बिल्कुल डिसॉल्व हो गया। ये तो बहुत अच्छा है। शू मियाओयुन को मीठा पसंद था, लेकिन इसने जो असर किया वो कंपेयर से परे था। माँ, पसंद आई? सब आपकी। जू निंगयुन ने कहा, ये ली शाओ ने तुम्हें दिया है। नहीं नहीं, तुमको। शू मियाओयुन ने वापस करते हुए कहा, ली शाओ सच में अजीब इंसान है। उन्होंने वो छोटी बॉटल देखी और सोचा, दामाद का दिया है, एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज। शू मियाओयुन ने बेटी की तरफ देखकर कहा, निंगयुन, आज मिलकर माँ बहुत खुश हुई। उसे देखकर मन निश्चिंत हुआ। ली शाओ माँ को पसंद आया और वो तुमसे प्यार करता है। ये सुनकर जू निंगयुन की आंखें चमकी। माँ, सच में? माँ तो बहुत कुछ देख चुकी है। शू मियाओयुन ने धीरे से टीका हाथ थामा। आंखें झूठ नहीं बोलती। उसकी नजरों में सिर्फ तुम हो। जो कुछ भी करता है, चाहे ये दवाई माँ को देना हो, सब तुम्हारी खुशी के लिए। माँ। जू निंगयुन की आंखें भर आईं, आंसू बह निकले। वो माँ की गोद में सिमट गई। इतनी खुशी थी। माँ, ये सपना तो नहीं? मुझे डर है जब नींद खुलेगी तो सब पहले जैसा हो जाएगा। मुझे डर लगता है। बच्ची, ये सपना नहीं। यान वांग की पत्नी ने प्यार से बेटी के बाल सहलाए। तुमने पिछले जन्म बहुत अच्छे काम किए, ये उसी का फल है। इसे संभाल कर रखो। जू निंगयुन ने जोर से सिर हिलाया। हाँ। थोड़ी देर बाद शू मियाओयुन ने कहा, जल्द ही तुम्हारी शादी होगी। इन सालों में तुम बहुत कम लोगों से मिली। माँ तुम्हें कुछ जरूरी बातें सिखाएगी। जू निंगयुन ध्यान से सुनने लगी। माँ जो भी कहती वो दिल में बिठाती जाती। ट्रेनिंग ग्राउंड पर मैं और जू गाओशू देर तक प्रैक्टिस करते रहे। जू गाओशू भी आ गया था। तीनों ने खूब ट्रेनिंग की। पसीना बहाकर रुके। मैंने पूछा, गाओशू, युआन शाओ फेस्टिवल में बेपिंग शाम को कैसा होता है? जू गाओशू ने हंसते हुए कहा, बहुत धूमधाम होती है, बेजोड़ रौनक। जू गाओशू ने बताना शुरू किया।
दिन में सिटी वॉल लोगों के लिए खुलती है, सब साथ घूमते हैं। कहावत है बहनें साथ सिटी वॉल पर जाती हैं। किसी ने शाम तक न आने की कसम खाई, यानी लड़कियां घर से निकलकर वॉल पर जाती हैं। रात को और मजा होता है, कर्फ्यू नहीं होता, लैंटर्न्स देखो, रिडल्स बूझो, ड्रैगन डांस, यंग डांस, लायन डांस, फायरवर्क्स, बहुत कुछ होता है। और सबसे मजेदार है लैंटर्न रिडल्स। जू गाउसू बोला, हाँ, और पोइट्री कंपटीशन भी। जू गाउसू बोला, उसमें तुम हर बार बस टैलेंटेड लड़कियों को देखते हो। जू गाउसू ने कहा, भाई तुम रिडल्स बूझ नहीं पाते इसलिए कोई नहीं देखता। जू गाउसू ने घूरा। जू गाउसू ने आ भरी, यार हर फेस्टिवल पर दीदी घर से नहीं निकलती, अकेली रहती है। जू गाउसू ने भी आ भरी। मैंने कहा, क्यों ना आज हम सब साथ निकलें सिटी वॉल पर जैसा तुमने बताया। जू गाउसू ने आंखें चौड़ी की, दीदी को लेकर जाएंगे? मैंने हाँ में सिर हिलाया। दीदी बाहर जाना चाहती होगी लेकिन झिझकती है। उसे सच में खुश करना है तो दुनिया दिखानी होगी, चार दीवारों में नहीं रखना। मैं पहले राजी हूँ। जू गाउसू खुश हुआ, मैं भी। जू गाउसू ने हाँ मिलाई, लेकिन जू गाउसू को चिंता थी, दीदी शायद नहीं मानेगी। मेरे पास एक प्लान है। मैंने झुककर इशारा किया। दोनों भी झुके, तीनों सर्कल में। सुनो, ये करना है फिर वो करना है, जल्दी से। मैंने पूरा प्लान बता दिया। दोनों ने सिर हिलाया। मैं उन्हें अपने कमरे में ले गया, एक बड़ा बॉक्स निकाला और जू गाउसू को दिया। कहा कि पहले से जाकर अरेंज करो। ये क्या है? जू गाउसू ने बड़े बॉक्स को देखा। ये फायरवर्क्स है, एकदम शानदार। आखिर में दीदी के लिए। मैंने एक्सप्लेन किया। कहाँ से लाए? मैंने बनाए। जू गाउसू हैरान। जीजू कह रहे थे कोई खास टैलेंट नहीं और फायरवर्क्स भी बनाते हो। मैंने ऑकवर्ड स्माइल दी। बस यूं ही लोग ही रहो। मिंग डायनेस्टी में फायरवर्क्स थे, लेकिन ये वनलीज यांगशान 2 था। 10,888 रॉकेट्स, सबसे शानदार फायरवर्क्स। और सबसे खास बात, आखिरी मोमेंट में 4 लेटर्स शो होंगे। मैंने बिना सोचे सेट किया था। मैं निंगयन से प्यार करता हूँ। मैं पहले से इमेजिन कर सकता था जब निंगयन रात के आसमान में रंगीन रोशनी में वो लेटर्स देखेगी, रो पड़ेगी और मेरी बाहों में होगी। सोचते सोचते मेरे होंठ मुस्कुराए। जीजू क्यों मुस्कुरा रहे हो? मैं मुस्कुरा रहा था। हाँ, बस करो, काम करो। सब तैयारी हो गई, प्लान शुरू हुआ। जू गाउसू पहले योंगन हॉल गया। माँ नहीं थी, इसलिए निश्चिंत होकर दीदी को बुलाया। कहा, युआनशा फेस्टिवल है, घोड़े पर बाहर निकलते हैं, नमक फैक्ट्री चलते हैं। मुझे घोड़ा नहीं आता। जू निंगयन ने मना किया। जू गाउसू की मनोहार पर वो मान गई। नमक फैक्ट्री पहुंची तो मुझे देखकर समझ गई ये भाई की चाल है, लेकिन अब वो मुझे पसंद करती है तो थोड़ी खुशी भी हुई। जू निंगयन ने धीरे से कहा, शाह साहब मुझे घोड़ा नहीं आता। मैंने घोड़ा लाकर जेंटलमैन की तरह हाथ आगे बढ़ाया। आप बस बैठो, मैं आगे से चलाता हूँ। साल की बुरी किस्मत भागेगी, पूरे साल अच्छा रहेगा। घर से बाहर जाकर पति की इज्जत बढ़ानी चाहिए, ये माँ ने सिखाया था। इस बात ने जू निंगयन को खुद ही एक बहाना दे दिया। उसने हिम्मत करके अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा। चेहरा लाल था, शाही थी, लेकिन वाइट वेल था। अच्छा हुआ। कितना नरम, कितना मुलायम यह टच था। मन में था जाने न दूं, लेकिन खुद को रोका और धीरे से निंगयन को घोड़े पर बिठाया। उस एक टच में दोनों को जैसे करंट लगी। तुमने जो निंगयन के साथ दूसरी बार क्लोजनेस महसूस की, दोनों के दिलों में लहर उठी। स्वीट पॉइंट्स मिले 60, 50 टाइम्स बोनस, टोटल 3000 स्वीट पॉइंट्स। मन खुश था। निंगयन, आज माँ ने मुझे कैसा पाया? जो निंगयन घोड़े पर बैठी थी, मैं नीचे से घोड़ा थामकर फैक्ट्री में घूम रहा था। मौका मिला तो बातें शुरू की। जू निंगयन के लिए ये पहली बार था, घोड़े पर बैठना और नीचे मन का इंसान लगाम थामे चल रहा हो। एक अजीब सी सुकून और खुशी थी। ऊंचाई से खुला नजारा, दिल हल्का था। माँ को तुम बहुत पसंद आए। आज जो बातें कहीं क्या सच थी? उसने पूछा। बिल्कुल। मैंने दाहिना हाथ उठाया। मैं शाह कसम खाता हूँ, जो कहा वो सच था। झूठ हुआ तो आसमान से बिजली गिरे, घोड़ा कुचले, पानी पीते घुटे, बुरी मौत मरूं। बस बस। जू निंगयन ने रोका। तुम्हारा दिल समझती हूँ, आगे से इतनी कड़ी कसमें मत खाओ, जब तक करके दिखाओ कसम की क्या जरूरत। ठीक है, जो पत्नी कहे। मैंने फ्लर्ट किया। जू निंगयन शर्माई। अभी शादी नहीं हुई, ऐसे मत बोलो। वो टॉपिक बदलना चाहती थी। शाह साहब, थोड़े दिनों में मैं लिखना सिखाऊंगी। कोई मतलब नहीं, बस माँ ने कहा आपकी लिखावट थोड़ी टेढ़ी है। मैंने आ भरी। घर गरीब था, कागज कलम नहीं थे, इसलिए लिखावट खराब है। पता है मैंने कैसे प्रैक्टिस की? जू निंगयन ने सोचा, फिर सिर हिलाया। नहीं, जमीन पर पेड़ की छड़ी से रेत में लिखता था। रेत पर उकेरो तो लाइन सीधी नहीं रहती। अच्छी लिखावट कैसे बनेगी? हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे पास तरकीब थी तो।
वैसे तुम्हारी लिखावट भी उतनी बुरी नहीं, गाओशू से तो अच्छी है। जब रास्ता नहीं होता तो बनाना पड़ता है। दोनों हंस बोल रहे थे। बातें कम मायने की थी लेकिन कभी खत्म होती नहीं लग रही थी। दूर जुगाओशू ये सब देख रहा था और खुश था। भूल ही गया था कि काम करना है। भाई प्लान कब चलाएंगे? जुगाओशू ने कहा। अरे हाँ, याद दिलाया तूने। दिल नहीं था डिस्टर्ब करने का, लेकिन प्लान तो चलाना था। जुगाओशू ने सोचा ठीक है चलाते हैं। उसने हाथ में पत्थर का टुकड़ा लिया, निशाना लगाया और एक शॉट में पत्थर घोड़े की तरफ फेंका। यही प्लान था। जू निंगयुन बाहर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि दिल में एक डर था। लोग अलग नजरों से देखते हैं, ये डर था। वो खुद को ऊंची दीवारों में बंद रखती थी, लेकिन अगर सीधे बोलते तो वो नहीं मानती। इसलिए प्लान ये था, एक छोटी एक्सीडेंट क्रिएट करो और उसे बाहर ले जाओ। घोड़े को डराना था। मैं कंट्रोल के लिए घोड़े पर बैठ जाता, लेकिन ये थोड़ा रिस्की था। इसलिए पहले तीनों ने अलग जगह 3 बार रिहर्सल की, तीनों बार सक्सेस। अभी मैं निंगयम के साथ हंस बोल रहा था। अचानक मेरे कान खड़े हो गए। हवा में तेज पत्थर की आवाज सुनी। मैं तैयार हो गया। सफेद घोड़े की पीठ पर पत्थर लगा। घोड़ा डर गया और तेज दौड़ने लगा। क्या हुआ शो साहब? जो निंगयम घबराई। कुछ नहीं, रुक जा। मैंने लगाम खींची लेकिन जोर नहीं लगाया, वरना सच में रोक लेता। इसलिए मैं घोड़े के साथ दौड़ने लगा। निंगयम बस बैठी रहो। घोड़ा डर गया है। मैं दौड़ते हुए चिल्लाया, मैं डर रही हूँ। जो निंगयम घबराई, आंखें बंद कर ली। डरो मत, मैं हूँ। मेरी आवाज़ जोरदार थी। फिर मैंने बाएं पैर से जोर लगाया और एक ही छलांग में घोड़े पर पीछे जा बैठा। बाएं हाथ से निंगयन को पूरी तरह थाम लिया। अरे रुक जा। रुक नहीं रहा। निंगयन डरो मत, मैं हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैंने और कस के पकड़ा। दोनों एकदम पास थे। मेरी सांसें उसके कान के पास थी। तुम हो तो डर नहीं। जो निंगयन ने आंखें बंद की। आगे देखने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उसे एक गर्म और मजबूत बाहों ने थाम रखा था। जकड़े हुए दिल में थोड़ी राहत आई। फिर उसे मेरी गर्म सांस कान पर महसूस हुई। न जाने क्यों पूरे बदन में जैसे करंट दौड़ा। इतनी शर्म आई। जो निंगयन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहली बार किसी से इतने पास थी। पीठ पूरी गर्म थी। न हिल सकती थी, न मना कर सकती थी। दिमाग कह रहा था शरीफी रखो, लेकिन ये गर्मी छोड़ने का मन नहीं था। मेरे मन में भी यही था, जिसे पसंद करते हो वो तुम्हारी बाहों में हो। निंगयन की पतली कमर मेरी बाह में थी। उसकी गर्मी, नरमाई सब महसूस हो रही थी। सच में जैसे कहते हैं, औरत पानी जैसी होती है। इतना अच्छा लग रहा था कि मन थोड़ा बेचैन हो गया। रुको रुको, खुद को रोका। घोड़े को किसी तरह महल के बाहर की तरफ मोड़ा। यार ये तो बहुत रोमांटिक है। जुगाओशू ये सब देखकर हैरान रह गया। जुगाओशू की तरफ मुड़कर बोला, कभी वक्त मिले तो जीजू से ये ट्रिक सीखना। लड़की को घोड़ा सिखाओ, समझे? जुगाओशू बोला, ये क्यों सीखो? जुगाओशू ने आंखें मारी। अगली बार किसी को घोड़ा सिखाना है मुझे। जुगाओशू ने चुपके से आई रोल किया। अरे हाँ भाई। जुगाओशू ने कहा, भाई पीछे जाए। जुगाओशू ने सिर थपथपाया। अरे हाँ, भूल ही गया, चलो। वो आगे घोड़े पर दौड़ा और चिल्लाया, लाओसान दीदी का घोड़ा भाग रहा है, रोको। जुगाओशू भी चिल्लाया, आओ। जल्दी ही दोनों घोड़े पर मेरे आगे निकल गए। रास्ता बनाओ, रास्ता बनाओ। घोड़ा भाग रहा है। लोग हट गए। यानवान से निकलकर मुख्य सड़क पर आए। सिटी वॉल वाली तरफ सीधा रास्ता था। रास्ते में पेट्रोल सोल्जर्स ने दोनों प्रिंसेस को देखा। सब हट गए। इस तरह बिना रुके हम सिटी वॉल तक पहुंच गए। बेपिंग एक बॉर्डर सिटी थी। पूरा शहर ही एक डिफेंस स्ट्रक्चर था। सिटी वॉल पर सिर्फ सीढ़ियां नहीं थी, घोड़ों के लिए एक स्लोप भी था। यह स्लोप इसलिए बना था कि वॉर में घोड़े पर बैठे सोल्जर्स ऊपर नीचे आ सके। जुगाओशू और जुगाओशुई पहले से अरेंज कर चुके थे। मैंने सीधे स्लोप से घोड़ा ऊपर चढ़ाया। वॉल पर पहुंचकर काफी लोग पहले से थे। मैंने एक ऐसी जगह देखी जहां कम भीड़ थी और नजारा अच्छा था। घोड़ा रुका। जो निंगयन की एफिनिटी +1, अब एफिनिटी 83। साथ घोड़े पर बैठे दोनों खुश थे। स्वीट पॉइंट्स मिले 100, 50 टाइम्स बोनस, टोटल 5000। अब टोटल पॉइंट्स 29,050 हैं। आखिरकार घोड़ा रुका। मैंने निंगयन को जो बाहों से थामा था धीरे से हाथ हटाया। निंगयन, माफ करना, डर गई ना? मैं धीरे से कहा, कोई बात नहीं, तुम थे तो डर नहीं लगा। थोड़ी शौक की वजह से, थोड़ी शर्म की वजह से जू निंगयन की आंखें अभी भी बंद थीं, पलकें कांप रही थी, बाल उड़ रहे थे। तभी मेरी नजर दूर के नजारे पर गई। यहाँ से तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है। निंगयन, उधर देखो कितना सुंदर है। जू निंगयन ने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने बेअंत आसमान था, नीला और साफ। बादल थे, हल्के और भटकते हुए, आधे सूरज को छुपाए हुए नारंगी रोशनी बिखेर रहे थे। धरती और आसमान का मिलन बिंदु दूर था। पेड़ों के बीच पंछी उड़ रहे थे। ये महल के बाहर था। हवा चेहरे को छू रही थी। धूप गर्म थी। बाहर की दुनिया, हवा, आसमान, धूप
बादल, सब एक साथ। उसके कई सालों से टाइट रहे दिल की डोर अचानक ढीली पड़ गई। एक मीठी सी खुशी की लहर दिल में उठी। वो सब देखती रही, जैसे नींद से जागी हो। वक्त रुक गया। हम दोनों पास बैठे थे, बस नज़ारा देख रहे थे। मैंने कुछ नहीं कहा, उसे महसूस करने दिया। धीरे धीरे जू निंग की आंखें भर आईं। इतने सालों से महल से बाहर नहीं निकली थी। वॉल पर हवा ज़्यादा थी, ठंड लग सकती है। मैंने अपनी जैकेट उतारकर उसके कंधों पर डाल दी। शुक्रिया। जू निंगन बेवकूफ़ नहीं थी, समझ गई। ये सब पहले से प्लान था। लेकिन सच में घोड़ा डरा था या नहीं, ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। जो तुमने मेरे लिए किया। मेरा चेहरा लाल हो गया। जवाब देने वाला था कि उसने मेरी छाती पर सिर रख दिया। मैंने तुरंत उसे थाम लिया। मेरी जिंदगी में आने का शुक्रिया। जू निंगन ने अपना चेहरा मेरी चेस्ट में छुपा लिया। आंसू गाल पर बहे। मैं तुम्हारे दिल में हमेशा रहूंगा। मैंने पक्की बात कही। बहुत खूबसूरत था। दूर जू गाओशू ने यह देखा तो आंखें पोंछ ली। 3 साल बाद दीदी आज बाहर आई है। दीदी को खुश देखकर खुद से ज्यादा खुशी हुई। जू गाओशू भी रो दिया। उम्र छोटी थी, इमोशंस कंट्रोल नहीं होते। जू गाओशू ने डांटा, मर्द हो, रोते क्यों हो? जू गाओशू बोला, भाई तुम्हारी भी आंखें लाल हैं। जू गाओशू बोला, आंखों में रेत गई। दूर हम दोनों अभी भी पास बैठे थे। बिना बोले भी दिल भरा था। तभी मैंने जू निंगन का हाथ थामा। उसने रोका नहीं। मैंने धीरे धीरे गुनगुनाना शुरू किया, वो गाना जो मुझे बहुत पसंद है। हर जख्म जो भर गया वो जाम बन गया गहरा। एक और लाइन धीरे आई। जू निंगन ने चोरी से मेरी तरफ देखा। मेरी आंखों में सिर्फ प्यार था। वो मुस्कुराए थे। दोनों की नजरें मिली। फिर दोनों ने एक साथ दूर देखा, लेकिन हाथ नहीं छोड़े। कैसे आंसू अचानक बह जाते हैं। तुम्हारी नजर से देखूं, दिल में जो खाली जगह है उसमें तुम्हारी कोमलता भरी है। जू निंगन ये धुन और वर्ड सुन रही थी। ये गाना कितना अलग था। और अगली लाइंस ने तो उसे अंदर से हिला दिया। अभी घास उग रही है, प्यार का इंसान रास्ते पर है। मैं जानता हूँ वो बारिश में भी चला, धूप में भी, भीड़ में से गुजरा, बस तुमसे मिलने के लिए। अभी चांद पूरा है, प्यार का इंसान हाथ में तारे लिए। मैं जानता हूँ वो अंधेरे में गया तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें गर्माहट देने के लिए। जू निंगन को लगा प्यार का इंसान रास्ते पर है, भीड़ में से गुजरा, बस तुमसे मिलने के लिए। ये इंसान ली शाओ ही तो है, और अंधेरे में गया जैसे उसके इन सालों की तकलीफ की बात हो, और उस तकलीफ से बाहर लाने वाला ली शाओ ही है। मैंने फिर से कोरस गाया। आवाज में थोड़ी ताकत आई। जू निंगन चुपचाप सुनती रही, जैसे सांसें भी रुक गई हों। मैं जानता हूँ तुम नहीं समझ सकती, फिर भी चाहता हूँ तुम महसूस करो। तारों में थोड़ा रंग मिला दूं, चाहता हूँ चांदनी तुम्हारे माथे को छुए, चाहता हूँ ये वक्त तुम्हारे साथ थम जाए। जू निंगन के अंदर कुछ कांपा। वो सब जानता है, सब समझता है, फिर भी चाहता है कि मैं ये दुनिया महसूस करूं। गाना अपने पीक पर पहुंचा, फिर धीरे धीरे खत्म हुआ। आसपास फिर से सन्नाटा था। जू निंगन उस गाने में डूबी थी। एक मीठा सा दर्द था, लेकिन गर्म भी था। ये गाना तुमने मेरे लिए लिखा? हाँ, तुम्हारे लिए। इसका नाम क्या है? विश ऑल द गुड थिंग्स इन द वर्ल्ड स्टे विद यू फॉरएवर। ये सुनते ही जैसे दुनिया की सारी चीजें गायब हो गईं, बस एक दूसरे की आंखें थीं। हाथ और कस गए। जू निंगन की एफिनिटी +2, अब 85, +2 और अब 87। गाना सुनकर निंगन बहुत खुश हुई। स्वीट पॉइंट्स मिले 100, 50 टाइम्स बोनस, टोटल 5000। 10 उंगलियां आपस में कूद गईं। आंखों में आंखें थी। जो फीलिंग थी वो कहने की जरूरत नहीं थी। स्वीट पॉइंट्स 300 और मिले, 50 टाइम्स बोनस, टोटल 15000। अब टोटल पॉइंट्स 49,050 है। इस वक्त वॉल पर काफी लड़कियां घूम रही थी। जू गाओशू की नजरें इधर उधर घूम रही थी। जू गाओशू ने पूछा, भाई क्या देख रहे हो? धीरे बोलो। जू गाओशू ने कहा, दीदी की सिक्योरिटी चेक कर रहा हूँ, कोई सस्पिशियस तो नहीं? जू गाओशू ने ठंडी हंसी दी। भाई तुम लड़कियां देख रहे हो ना? जू गाओशू बोला, बकवास मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा। दीदी की शादी हो गई, अब मुझे भी तो सोचना है। तुम दूर जाकर दीदी पर नजर रखो, मैं अभी आता हूँ। जू गाओशू ने मन में कहा, जाओ मेरे भाई, भाभी ढूंढो। जू गाओशू को एक बहुत खूबसूरत लड़की दिखी। साफ त्वचा, हल्की भौहें, गुलाबी होंठ, गालों पर डिंपल्स, बिल्कुल वैसी जैसी उसे पसंद है। वो कुछ लड़कियों के साथ थी। जू गाओशू ने बड़े कदमों से जाकर कहा, नमस्ते, मैं जू गाओशू हूँ, क्या आप सबके साथ इस वॉल पर थोड़ा चल सकते हैं? लड़कियां आपस में बात कर रही थी। अचानक एक लंबा आदमी सामने आ गया। सब डर गई। एक ने मन में कहा, पागल है क्या? दूसरी ने हाथ खींचकर उसे वहां से ले गई। जू गाओशू उन्हें जाते देखता रहा। मन में सोचा, जीजू जैसी स्किल नहीं है। तभी जू गाओशू चुपके से आया और बोला, भाई हिम्मत मत हारो, पिताजी से कह देंगे, डावरी दो, कोई भी यान वोंग के शहजादे को मना करेगी। जू गाओशू ने कहा, जबरदस्ती का मीठा नहीं होता। जू गाओशू ने कहा, लेकिन प्यास तो बुझती है।
जू गाओशू ने आई रोल किया। दूर मैं और निंगयुन अभी भी पास बैठे थे। जरा गौर करो, क्या तुम गाओशू की मदद कर सकते हो? जू निंगयुन ने मेरा हाथ थामा। उसका हाथ थोड़ा ठंडा था। मेरा दिल घबरा रहा था, पर सिर्फ गाओशू की वजह से नहीं, बल्कि इतनी सारी लड़कियों को एक साथ देखकर भी। आखिरकार वो पहली बार घर से बाहर निकला था। इतनी भीड़ से डर लग रहा था। वो सारी लड़कियां शहर की दीवार के किनारे चलती हुई हमारी तरफ आ रही थीं। मेरे पास कोई खास तरकीब नहीं थी। इतनी लड़कियों में से एक से बात करना, ये तो बहुत मुश्किल काम था। और अगर मैं खुद जाकर उनसे बात करता तो पास खड़ी निंगयुन को बुरा लगता। पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो लड़कियां मेरे घोड़े के सामने आकर अचानक रुक गईं। सफेद घोड़ा कितना सुंदर है, सच में बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल साफ सफेद बर्फ जैसा, एक भी दाग नहीं। इतना प्यारा घोड़ा पहले कभी नहीं देखा। लड़कियां हैरानी से उस सफेद घोड़े को देख रही थीं। आंखों में चमक थी। लगता है जमाना चाहे कोई भी हो, लड़कियों को अच्छी सवारी हमेशा पसंद आती है। ये घोड़ा तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आगे के जमाने में कोई शानदार कार हो। उनमें से एक सुंदर लड़की ने सिर उठाया, घोड़े के मालिक को देखा और धीरे से पूछा, क्या हम आपके सफेद घोड़े को छू सकते हैं? मैंने मुस्कुराते हुए जू निंगयुन की तरफ देखा और कहा, यह तो मेरी पत्नी से पूछना होगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी को जरा भी बुरा लगे। सब कुछ उसकी मर्जी से होगा। साथ ही ये मौका था उसे दूसरों से बात करने की हिम्मत दिलाने का, ताकि वो अपने मन का डर धीरे धीरे छोड़ सके। ये सुनकर जू निंगयुन के गाल शर्म से लाल हो गए। उस लड़की ने जू निंगयुन की तरफ देखकर पूछा, दीदी क्या हम इस घोड़े को छू सकते हैं? बाकी लड़कियां भी उम्मीद भरी नजरों से देख रही थीं। जू निंगयुन घबराहट में कुछ बोल नहीं पा रही थी। माथे पर हल्का पसीना आ गया। इतने सालों में वो कभी ज्यादा लोगों से मिली नहीं थी। इतनी सारी नजरें पहली बार उस पर थीं। निंगयुन, इन्हें छूने दें? मैंने उसका हाथ थामते हुए धीरे से पूछा। इस बार निंगयुन ने हिम्मत जुटाई और बोली, जी छू सकते हो, बस डराना मत उसे। शुक्रिया दीदी। वो लड़कियां खुश होकर जू निंगयुन को धन्यवाद देने लगी। निंगयुन मन ही मन सोचने लगी, अरे दूसरों से बात करना इतना मुश्किल भी नहीं। वो नकाब और दुपट्टा पहनी थी, इसलिए किसी ने अजीब नजर से नहीं देखा। पर उस घोड़े का हाल बुरा हो गया। एक पल में झाओ ये भाई शेर को उन लड़कियों के कोमल हाथों ने चारों तरफ से घेर लिया। पहले वो थोड़ा बिटका, पर फिर मजे में नाक फुलाने लगा। ये देखकर मेरे मन में आया, कोई अजीब बात नहीं कि बाद के जमाने में लड़के कुत्ता पालते हैं, शायद इसीलिए ताकि बाहर जाकर लड़कियों का ध्यान खींचा जा सके। इसके बाल कितने मुलायम है, छूने में कितना अच्छा लगता है। मेरे पापा के घोड़े से तो कहीं बेहतर है ये घोड़ा सस्ता तो बिल्कुल नहीं होगा। 100 तोला चांदी से कम नहीं, मुझे लगता है 1000 तोला भी कम पड़ेगा। लड़कियां बातें करती जा रही थी और घोड़े को प्यार से सहलाती जा रही थी। मैंने मौका देखा और जू गाओशू की तरफ इशारा किया, घोड़े की तरफ इशारा किया और हाथ से बुलाया, जल्दी आओ, मौका। जू गाओशू फौरन समझ गया और 2 कदम दौड़ते हुए घोड़ा लेकर पास आ गया। उसने कहा, मेरे इस घोड़े का नाम है ता शुए वू झुई। कहते हैं कभी चू के 8वें राजकुमार भी ऐसे ही घोड़े पर सवार थे। इसे घोड़ों का ताज कहा जाता है। ये बहाना बनाकर वो सफेद घोड़े के पास रुक गया और मुस्कुराते हुए बोला, पर यह भी किसी से कम नहीं। तभी लड़कियों ने सिर उठाया और देखा एक काला घोड़ा और उसके साथ वही लड़का जो पहले उन्हें डरा चुका था। सब डर गईं और पीछे हट गईं। अरे घबराओ मत, ये मेरा छोटा भाई है, दिल का बुरा नहीं है। जू निंगयुन ने भाई की मदद के लिए जल्दी से समझाया। ओह अच्छा। लड़कियां थोड़ा सुकून से सांस लेने लगी। दरअसल वो दीदी बहुत मिलनसार थीं और उन्होंने घोड़ा छूने दिया था, इसलिए उन पर भरोसा हो गया था। उनकी बात मानकर लड़कियों का डर काफी कम हो गया। क्या हम इसे भी छू सकते हैं? एक गोल मटोल सी लड़की ने हिम्मत करके पूछा। हाँ जरूर छुओ, जू गाओशू ने खुशी से कहा। भले ही वो लड़की उसकी पसंदीदा नहीं थी, पर यह शुरुआत के लिए काफी था। सारी लड़कियां फिर से ता शुए वू झुई के इर्द गिर्द जमा हो गईं। ता शुए वू झुई को भी वैसा ही प्यार मिला जैसा झाओ ये बाई शेर को मिला था। फर्क बस इतना था कि ये घोड़ा काला था, बिल्कुल काले मोती जैसा चमकदार, पर लड़कियों की नजर में सफेद घोड़ा ज्यादा सुंदर लग रहा था। एक लड़की बोली, तुमने कहा था कि तुम्हारा काला घोड़ा सफेद घोड़े से कम नहीं, पर मुझे तो सफेद घोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी लड़कियां भी बोल उठी, हाँ सफेद घोड़ा ज्यादा सुंदर है, ज्यादा ताकतवर भी लगता है और शायद ज्यादा तेज भी दौड़ता होगा। उनकी नजरें फिर से सफेद घोड़े पर टिक गईं। जू गाओशू बेचैन होकर बोला, मेरे घोड़े का नाम ता शुए वू झुई है, ये किसी से कम नहीं। अच्छा तो फिर कंपेयर करके देखते हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। गाओशू, मैं तो कब से चाहता था कि हम दोनों का फैसला हो जाए। आज इन लड़कियों के सामने क्यों ना रेस लगा लें। मैंने सही मौका देख लिया था। लड़कियां हमेशा काबिल इंसान की तरफ खिंचती हैं। ये जू गाओशू के लिए खुद को साबित करने का परफेक्ट मौका था। मैंने लड़कियों की तरफ देखकर कहा, माफी चाहूंगा अगर बुरा लगे, पर क्या आप लोग हम दोनों के लिए गवाह बनेंगी? पीले कपड़े वाली गोल मटोल लड़की खुशी से तालियां बजाते हुए बोली, बिल्कुल,
हम भी देखना चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन सा घोड़ा आगे है। क्यूरियोसिटी तो सबको होती है, खासकर लड़कियों को। बाकी लड़कियां भी हाँ में सिर हिलाने लगी। ये देखकर झू गाओ शू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जीजाजी सच में बहुत स्मार्ट है। उसने देखा था कि जिस लड़की को वो पसंद करता था उसने भी कुछ नहीं कहा, पर हाँ में सिर हिला दिया था। अब तो परफॉर्मेंस देनी ही होगी। इतने सालों की मेहनत आज काम आएगी। ठीक है, रेस लगाते हैं, झू गाओ शू ने आत्मविश्वास से कहा। कैसे? मैंने शाम दूर दीवार का कोना देखा और बोला, उस दीवार तक जाओ, वापस आओ, जो पहले यहाँ पहुंचे वो जीता। ठीक है। झू गाओ शू खुशी से राजी हो गया। दोनों ने घोड़े एक लाइन पर लाए। झू गाओ शू ने हल्के से उछाल मारी और घोड़े पर बैठ गया, एकदम स्टाइल में। उसकी इस अदा को देखकर लड़कियां जरूर इंप्रेस्ड हुई। दीदी, आपको लगता है कौन जीतेगा? काले घोड़े वाला भी बहुत अच्छा लगता है, दीदी को जरूर पता होगा। कुछ लड़कियां झू निंगयून के पास आकर धीरे से पूछने लगी। निंगयून को लगा जैसे दोस्त मिल गए, पहले जैसी घबराहट नहीं रही। उसने धीरे से कहा, मुझे भी नहीं पता, इन दोनों की पहली रेस है। अरे तो फिर मजा आएगा। लड़कियां आपस में बातें करने लगी और रेस की तरफ देखने लगी। इधर भीड़ भी जमा होने लगी। आओ सब देखो, यहाँ दो लड़के घुड़दौड़ कर रहे हैं। मैं सफेद घोड़े पर बेट लगाता हूँ, ये ज्यादा मजबूत लगता है। अरे तुम्हें क्या पता, मैं तो घोड़ों का काम करता हूँ। काला घोड़ा देखो कितना चमक रहा है, स्टैमिना जबरदस्त होगा। लोग खूब बातें करने लगे, कुछ ने तो पैसे लगाकर बेट भी शुरू कर दी। तभी एक जोशीला नौजवान आगे बढ़ा और बोला, भाइयों मैं स्टार्ट करवाता हूँ। हाँ तू ही करा, झू गाओ शू ने हाथ हिलाते हुए कहा। 3, 2, 1। नौजवान ने जोर से चिल्लाया, शुरू। बात खत्म भी नहीं हुई थी कि एक जबरदस्त हवा का झोंका आया और दोनों घोड़े तीर की तरह निकल गए। सब हैरान, ये घोड़े तो सच में गजब के थे। मैंने पूरी ताकत लगा दी, जरा भी ढील नहीं दी, क्योंकि मैं जानता था कि बेसिक स्किल्स से झू गाओ शू को हराना मुमकिन नहीं। अगर मैंने ढील दी तो लोग भांप लेंगे और उल्टा असर पड़ेगा। एक मजबूत कॉम्पिटिटर को हराना ही झू गाओ शू की काबिलियत को सच में हाईलाइट करेगा। झू गाओ शू मन में मुस्कुराया। उसे डर था कि जीजाजी शायद ढील दे दे, पर देखा कि नहीं दी, इस तरह जीतने में मजा है। पर झू गाओ शू को हैरानी भी हुई। जीजाजी ने घुड़सवारी सीखे तो कुछ ही दिन हुए, फिर भी इतनी अच्छी राइडिंग। दोनों घोड़े, एक काला एक सफेद, बिजली की तरह दौड़ रहे थे। पर बीच रास्ते में ही फर्क दिखने लगा। काला घोड़ा धीरे धीरे आगे निकलने लगा। इसमें घोड़े का भी फर्क था और राइडिंग का भी। पर बाहर से देखने वालों को बस इतना दिखा कि सफेद घोड़ा थोड़ा पीछे है। दोनों दीवार के कोने तक पहुंचे। झू गाओ शू पहले पहुंचा। उसने लगाम खींची, घोड़ा धीमा हुआ और वो खुद उड़ते हुए नीचे उतरा। उसने हवा में घूमकर दिशा बदली और फिर हल्के से एक छलांग में वापस घोड़े पर आ गया और उल्टी दिशा में दौड़ पड़ा। ये सब एक झटके में हुआ, बिल्कुल स्मूथ और एफर्टलेस। मैं थोड़ा पीछे था, वापस मुड़ा भी, पर स्टाइल वैसा नहीं था। दोनों की राइडिंग का लेवल साफ दिख रहा था। इस लड़के की राइडिंग तो कमाल है। ये जो ट्रिक थी ना, इसे ड्रैगन फ्लाई ऑन वाटर कहते हैं। बिना 10-15 साल की मेहनत के ये नहीं होता। सच में हीरो तो जवान उम्र में ही बनते हैं। एक घुड़साल वाले ने हैरान होकर कहा, जैसे कहते हैं ना, जानकार देखे असली चीज, अनजान बस तमाशा। उस घुड़साल वाले की आवाज सुनकर सबकी नजरें झू गाओ शू पर टिक गईं। वो अचानक बहुत हैंडसम और काबिल नजर आने लगा। कितना अच्छा है, हमने तो उसे गलत समझ लिया था। ये तो सुंदर जीजाजी से भी ज्यादा टैलेंटेड निकला। ये देखकर जिस लड़की को झू गाओ शू पसंद करता था, जिसका नाम था वेई जियांग शुए, उसकी आंखों में एक हल्की सी तारीफ की चमक आ गई।